आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बजे को है, वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। ईरान में कयामत आने में बस 24 घंटे बचे हैं। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर मंगलवार रात 8 बजे से पहले होर्मुज नहीं खुला तो वो ईरान में तबाही का दरवाजा खोल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। ट्रंप का अल्टीमेटम दुनिया की धड़कनें बढ़ा रहा है। ऐसे में अब अगले 24 घंटे में क्या होगा? क्या सबसे बड़े अटैक से पहले ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर सहमति बन जाएगी या मिडिल ईस्ट में तबाही की सबसे खतरनाक तस्वीर देखने को मिलेगी? और ट्रंप की नई डेडलाइन के बाद मिडिल ईस्ट में कहां-कहां गोला बारूद बरस रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार रात 8 बजे ट्रंप तबाही मचाएंगे, ईरान को नक्शे से मिटाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की लड़ाई, ईरान में कयामत की रात आई। तैयार है डोनाल्ड ट्रंप का टाइम बम, ईरान भी दिखा रहा अपना दम। ईरान को ट्रंप का फाइनल ऑफर, होगा सीज फायर या सबसे बड़ा फायर? मिडिल ईस्ट की जंग के 38वें दिन दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के हमले रुक नहीं रहे तो दूसरी ओर ईरान भी झुक नहीं रहा। तेहरान से लेकर इस्फहान तक अमेरिका और इजराइल भयंकर बमबारी कर रहे हैं। तो वहीं ईरान भी खाड़ी देश और इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से बारूद बरसा रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब और भड़क चुकी है। इस बीच दुनिया भर की नजर ट्रंप की डेडलाइन पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अगर मंगलवार शाम तक हॉर्मुज नहीं खुला तो वो ईरान को नर्क बना देंगे। ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े हमले का दिन और समय भी तय कर दिया है। ट्रंप के नए अल्टीमेटम में उन्होंने ईरान को मंगलवार रात 8 बजे तक की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो वो ईरान में नर्क के द्वार खोल देंगे। उन्होंने कहा कि मंगलवार रात को ईरान में पावर प्लांट्स और ब्रिजों को बर्बाद कर देंगे। ईरान ने अगर उनके साथ सीज फायर समझौता नहीं किया तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। वैसे ट्रंप सिर्फ ईरान को हमले की धमकी नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने ईरान पर अटैक का ट्रेलर भी दिखा दिया है। ट्रंप ने ईरान की राजधानी समेत कई शहरों को सुलगाना भी शुरू कर दिया है। रविवार रात को अमेरिका ने बड़ी स्ट्राइक करके ईरान को दहला दिया। अमेरिका ने ईरान के काजेरून में IRGC के सेंटर को निशाना बनाया। हमला इतना जोरदार था कि अटैक के बाद पूरा शहर धुआं-धुआं हो गया। अमेरिका ने दावा किया कि यह IRGC का वही सेंटर है जहां से अमेरिकी फाइटर जेट को गिराया गया था। अपने पायलट को रेस्क्यू करने के बाद अमेरिका ने IRGC के सेंटर पर जवाबी हमला किया है। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर भी बमबारी की। मेहराबाद एयरपोर्ट के पास अमेरिका और इजराइल ने बड़ी ज्वाइंट एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद वहां बड़े धमाके होने लगे। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में बारूदी अटैक करके शहर को धुआं-धुआं कर दिया। अमेरिका ने इन हमलों में ईरान को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया है। लेकिन सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही नहीं कर रहे हैं। ईरान भी अपने मिसाइल अटैक की नई खेप जारी करके अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पावर प्लांट से लेकर न्यूक्लियर प्लांट, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी से लेकर वाटर प्लांट तक सब ईरान के निशाने पर हैं और वो इजराइल और खाड़ी देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है। ईरान ने सबसे ज्यादा इराक को निशाने पर ले रखा है। इराक के सूली को ईरान ने बारूदी ड्रोन से बड़ा हमला करके हिला दिया। इराक के सुलेमानिया में भी बड़ा धमाका हुआ। इराक में ईरान विरोधी कुर्द गुटों के ठिकानों पर भी भयंकर बमबारी हुई। बताया जा रहा है कि इराक के शहर अल सुलेमानिया में ईरान की कुर्दिश पार्टी के ऑफिस को टारगेट करके यह हमला किया गया। ड्रोन से किए गए अटैक के बाद बड़े धमाके से पूरा शहर गूंज गया। ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद पर एक बार फिर हमला किया है।
जहां ईरान ने अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले के बाद विक्टोरिया बेस पर भीषण आग लग गई। बगदाद में मौजूद अमेरिकी सेना के विक्टोरिया मिलिट्री बेस में हुए इस हमले में कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। इराकी कुर्दिस्तान में भी ईरान ने हमला तेज कर दिया है। इराक के बख्तियारी इलाके में ईरान ने बारूदी ड्रोन से अटैक किया, तबाही मचा दी। ईरान ने इराक के कई शहरों को निशाना बनाया है। ईरान के साथ ही उसके प्रॉक्सी गुट भी इराक को दहला रहे हैं। इराक के इरबिल में ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने अमेरिकी ठिकानों पर अटैक कर दिया। ईरान ने कुवैत पर एक बार फिर जोरदार हमला किया है। ईरान बीते कुछ दिनों से हर रोज कुवैत पर ड्रोन अटैक कर रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम कुवैत आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुवैत के कई इलाकों में तेज धमाके गूंज रहे हैं। यूएई के जेबल अली पोर्ट को भी ईरानी मिसाइलों की मार झेलनी पड़ी, जब ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर इजरायली शिप पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। यूएई पर हमले के बाद आईआरजीसी ने यह दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की मीटिंग साइट पर अटैक किया है और इस हमले में 25 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। شایان ذکر است طبق اخبار دقیق طی تهاجم دیروز نیروی دریایی سپاه به محل تجمع نیروهای آمریکایی در امارات تا این لحظه 25 نفر به طور قطعی کشته یا زخمی شدند. ईरान अमेरिकी ठिकानों के साथ ही इजरायली शहरों को भी जमकर सुलगा रहा है। इजरायल पर ईरान का ताबड़तोड़ अटैक जारी है और इस बार उसने सेंट्रल इजरायल के इलाकों को निशाना बनाया है। ईरान की मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को छका रही हैं और उसे चकमा देते हुए इजरायल में कहर बनकर बरस रही हैं। सेंट्रल इजरायल के साथ ही ईरान ने नॉर्थ इजरायल के हाइफा शहर पर भी हमला किया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने हाइफा के रिहायशी इलाके को बर्बाद कर दिया है। इजरायल के हाइफा पर ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से अटैक किया। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ईरानी मिसाइल के हमले में शहर में कई इमारतें भी ध्वस्त हो गई हैं। हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया और आसपास मिसाइल के टुकड़े और इमारतों का मलबा फैल गया। हाइफा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आईं, जहां अटैक के बाद इजरायल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन इजरायल के जिस शहर ने सबसे ज्यादा ईरान की मार झेली है वो तेल अवीव है, जहां ईरान के हमले के बाद जोरदार धमाके होने लगे। तेल अवीव को कई मिसाइलों से निशाना बनाया गया है, जिसके बाद पूरे शहर में धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। तेल अवीव के साथ ही इजरायल के बीरशेबा में भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया। ईरान ने यह हमला बीरशेबा के केमिकल प्लांट को निशाना बनाकर किया था, जिसके चलते केमिकल प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। इजरायल के एक और शहर नेगेव में भी ईरान ने आज सुबह हमला किया। ईरान ने नेगेव में ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने इजरायल से लेकर खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक की झड़ी लगा दी है। लेकिन इस बीच ट्रंप आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस दौरान वो ईरान में अपने पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी का गुणगान करने वाले हैं। अमेरिकी फोर्स ने ईरान में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अमेरिका ने अपने पायलटों को सुरक्षित लाने के लिए 200 कमांडो को तैयार किया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 B-1 बॉम्बर से 100 से ज्यादा बम गिराए गए। इसके साथ ही MQ-9 रीपर ड्रोन से पहाड़ी के पास पहुंचे ईरानी लड़ाकों पर हमला किया गया। पायलट की कोऑर्डिनेट मिलने के बाद अमेरिका ने इजरायल को उस इलाके में हमला करने से रोक दिया। इसके बाद छोटे हेलीकॉप्टर से पायलट के पास पहुंचकर उसे पहाड़ी की दरार से बाहर निकाल लिया गया और अपने पायलट को वापस लाने के बाद अब अमेरिका ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और इजरायली सेना ने ईरान पर कहां-कहां हमला करना है इसकी लिस्ट तैयार कर ली है। अब इंतजार बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल मिलने का है।
ईरान में आज कयामत की रात है, क्योंकि मंगलवार रात 8 बजे अमेरिका और इजरायल ईरान पर सबसे बड़ा प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि इजरायली सेना और अमेरिकी कमांड के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा भी हो गया है। नेतन्याहू ने इसको लेकर अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि वो 20 घंटे बाद ईरान पर भारी बमबारी करके उसके सभी ब्रिज और पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे। लेकिन इस फाइनल अटैक से पहले अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच 2 लेवल पर बातचीत चल रही है। एक तरफ पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की के जरिए जंग रोकने की वार्ता हो रही है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के बीच सीधे मैसेज के जरिए बात हो रही है। पहले फेज में 45 दिन के सीज फायर का ऑफर रखा गया है, जबकि दूसरे फेज में युद्ध को पूरी तरह से बंद करने की बात की जा रही है। मध्यस्थों का कहना है कि हॉर्मूज को पूरी तरह से खोलना और यूरेनियम के मुद्दे का समाधान सिर्फ अंतिम समझौते में ही संभव है। लेकिन ईरान सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम के लिए जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान को इजरायल पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। इसलिए वो इस बात की गारंटी चाहता है कि 45 दिनों के बाद भी ये जंग दोबारा शुरू ना हो। साथ ही ईरान ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो वो भी इजरायल और खाड़ी देशों में तेल और पानी के प्लांट्स को तबाह कर देगा। अगले 24 घंटे में क्या होगा? सीज फायर होगा या फिर फायर और तेज होगा? इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद आसिफ रिजवी मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट ईरान से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई हैं। वहीं विजय राणा वरिष्ठ पत्रकार लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार बांग्लादेश से हमारे साथ है और विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार रूस से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रिजवी जी आपसे शुरू करना चाहूंगी। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटे में होर्मुज नहीं खुलेगा, तबाही और ज्यादा होगी। क्या इन 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच पे किसी तरीके का सीज फायर होने का उम्मीद है? क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि सीज फायर नहीं करेंगे, पूर्ण युद्ध विराम होना चाहिए। क्या होगा? ईरान कितनी तैयारी के साथ अब अगले 24 घंटे के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है? बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा एज ए इस्लामिक स्कॉलर मौलाना, जंग जो होती है, युद्ध जो होता है, किसी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं होती है, अच्छी खबर नहीं होती है। और जैसा कि हम खुद बात करते हैं कि हम शांति, उन्नति, प्रेम की सद्भावना रखते हैं, तो जंग तो किसी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती है। अब देखिए, क्योंकि ये जंग थोपी गई है ईरान पे और ये कहा जा रहा है कि अब जो है ईरान सरेंडर कर ले एक तरह से, तो वो ईरान नहीं करने वाला है। और रही बात ये 24 घंटे के अल्टीमेटम की, तो ये आज 36वां या 37वां दिन है युद्ध का। हम हर रोज देख रहे हैं, हर रोज इनका बयान आता है, हर रोज बदलता है। तो कभी 24 घंटे, 48 घंटे, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये बढ़ते रहता है अल्टीमेटम। ठीक है, तो इनके ही बात का कोई भरोसा नहीं है और ना कोई इस तरह से सुनता है। हाँ, अगर कोई भी ऐसा कदम डोनाल्ड ट्रंप उठाते हैं जिससे ईरान को नुकसान हो, तो ईरान भी तैयार है कड़ी कार्रवाई और जवाब देने के लिए। ईरान बेहतरीन तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, ये ट्रंप खुद समझ गए हैं और दुनिया भी बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। जैसा कि कल ही उन्होंने, जैसा कि न्यूज में भी बताया, और कल रात में और आज सुबह जो है सिविलियंस एरिया पे यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। तेहरान में जो सिविलियन एरिया पे इन्होंने किया है, उसमें 6 मासूम बच्चे, जिसमें से 4 जो है लड़के और 2 लड़कियां थी अंडर 10 ईयर्स। और मैं जिस सिटी में हूं इस वक्त, कुंभ में भी रात में हमला किया है, जिसमें से काफी ज्यादा कैजुअलिटी आई है। लेकिन क्या है, सिविलियन एरिया पे, यानी शायद 10 मिनट का हमसे फासला है, हमारे घर से 10 मिनट का फासला, सिविलियन एरिया टोटल, कोई आर्मी का, यानी आप से समझ लीजिए सिटी ऑफ सेंटर में मारा है इन्होंने। तो बहरहाल इसका जवाब इनको मिलेगा। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ईरान ने युद्ध नहीं शुरू किया है, ईरान पे युद्ध थोपा गया है, इसलिए ईरान जो है कड़ी इसकी रिटेलिएट कर रहा है, इसको जवाब दे रहा है और जिस बेसिस से हमला हो रहा है उनको ये निशाना बना रहा है।
ठीक है पूर्णिमा जी, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकियां देते हैं। रिजवी जी भी कह रहे हैं कि पिछले 36 दिनों में कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं। इससे पहले भी सीज फायर का उन्होंने ऐलान किया था, फिर वो 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया, अब और 24 घंटे हैं। तो ये सिर्फ बातें ही की जा रही हैं या फिर सच में ऑन ग्राउंड अब अटैक ज्यादा तेज होने वाले हैं? क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की क्या स्ट्रैटेजी है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपको लगता है कोई अगर जीतने वाले होते हैं वो बार बार उनके लोगों को बोलते रहते कि आई हैव ऑलरेडी वन, वी हैव ऑलरेडी वन, दिस इज फ्यू मोर डेज, गैस प्राइसेस विल गो डाउन एज सुन एज वी आर आउट, वी फिनिश आवर ऑब्जेक्टिव्स। बार बार ऑब्जेक्टिव्स चेंज कर रहे, बार बार बोलते जा रहे आई हैव वन, वी हैव वन, मीडिया इज द वन हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू पुश इट टुगेदर ahead. All this kind of conflicting and constantly deranged messages उनके सोशल मीडिया पोस्ट से आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट कंफ्यूजिंग पीपल। ईरान ने आज तक जो दिखाया दुनिया को, and I'm particularly impressed, not because उनका जो मुल्ला रिजिम है, I don't support them। मैंने मुल्ला रिजिम का जो ह्यूमन राइट्स एब्यूज है उनके अगेंस्ट बहुत बातें की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक सॉवरेन कंट्री की राइट से डिफेंड करने के लिए ईरान ने ये युद्ध शुरू नहीं किया, एंड दिस इज ए अनप्रोवोक्ड इलीगल वॉर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट साइड। मेरा दुख सबसे ये बात है कि इंडिया जैसे कंट्री भी आज तक वो सही क्लियर लैंग्वेजेस में इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने वाले सिचुएशन को उन्होंने निंदा नहीं, फिर निंदा करना भी छोड़ दे, लेकिन उन्होंने सही तरह बताया नहीं है। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग टू मी, बिकॉज आप सोचिए वेनेजुएला का मदुरो को उठा दिया, forget about India, other countries also and other European countries also didn't do anything. I have high expectation from India, इसलिए बार बार इंडिया को भारत ने निंदा की है, पहुंचाने की कोशिश करती है। भारत की तरफ से पूर्णिमा जी निंदा की है और टॉक्स भी हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है कल एस जयशंकर की। पीएम मोदी का कोई स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं है, पीएम मोदी का कोई ट्वीट सोशल पोस्ट मैंने देखा नहीं है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। कोई फॉरेन मिनिस्टर की इंटरनल बात वर्सेस ए इंफॉर्मेशन कमिंग आउट डायरेक्टली फ्रॉम द इलेक्टेड लीडर इज वेरी डिफरेंट। आई एम सॉरी, प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, बट लोगों के साथ सामने आना चाहिए ना, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग हिम टू कम एंड एड्रेस दिस इशू पब्लिकली, नॉट इंटरनली। क्या बात हो रही है? इंटरनली बहुत बात होती है जो हमारे पास नहीं आती है, बट Prime Minister is a democratically elected leader. He's not somebody who was actually selected and placed over there. तो मेरा कहना ये है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़े बड़े कंट्रीज की इसका आइदर आर्थिक व्यवस्था है, उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी है, वो अगर बोल नहीं पा रहे, दिस इज समथिंग दैट वेरी आई एम क्यूरियसली डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात है वो तो बयान रोज आते रहते हैं, लेकिन ईरान ने आज तक जो दिखाया, मेरे हिसाब से आई एम इम्प्रेस्ड अबाउट द वे दे हैव रिटेलिएटेड and showed the world that they can actually respond to the basically सबसे ज्यादा बड़े कंट्री जो उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं with the sanctions, with the restriction imposed on them। ठीक है, ईरान जिस तरीके से बिल्कुल रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन विनय शुक्ला जी, ईरान रिटेलिएशन तो कर रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे के बाद अगर अटैक्स तेज होते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सच में लागू होता है कि 24 घंटे बाद अटैक्स किए जाएंगे, और वो कह रहे हैं पावर प्लांट डे और ब्रिज डे, तो अगर उनके पावर प्लांट और ब्रिजेस को नुकसान पहुंचता है तो कितना बड़ा झटका ये हो सकता है ईरान के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो युद्ध है न्यूक्लियर स्ट्राइक से खत्म होगा, क्योंकि अमेरिका जो कह रहा है कि वो कहर बरपाएगा, कयामत आएगी, वो सब है। और कहते हैं कि जो क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने जो है ओवरफ्लाइट का राइट नहीं दे रहे हैं उसको, अमेरिका को करने के लिए, तो कहते हैं कि टर्की में कुछ फ्री फॉल एटम बॉम्ब है जिनका उपयोग कर सकता है अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने के लिए। उससे यह है कि पर राजनीतिक जो स्तर पे जो हाई क्रेमलिन है उसने कहा कि ठीक है, बहुत बयान देते हैं ट्रम्प साहब, हमने सुना है, देखते हैं, टाइम आएगा देखते हैं।
पर कल ये पिछले वीकेंड पर काफी बातचीत हुई है। ईरान के विदेश मंत्री ने, यहाँ के विदेश मंत्री ने से बात की, यहाँ के लावरोव ने जो है चाइना के विदेश मंत्री से बात की, और ये लगता है कुछ एक्टिविटीज तेज हो रही हैं और उम्मीद है कि शायद वो युद्ध विराम जो है, क्योंकि फिर से भी की बात है, क्योंकि अमेरिका तो कह चुके हम जीत गए हैं, तो किस तरह उनको भी हो कि अमेरिका भी खुश रहे और ईरान का जो है उसके हित भी साधे जाएं। तो इस विषय पर बातचीत हो रही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। पर यह है कि वर्स्ट कम टू वर्स्ट कुछ लोगों का कहना है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी। ठीक है ईरान। ठीक है सर, मेजर सिवाज, डोनाल्ड ट्रंप चाहे कह रहे हैं कि पावर प्लांट डे होगा, ब्रिज डे होगा, लेकिन कल जिस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वो तो अपने आप में बेहद खास है। जैसे उसकी डिटेल सामने आ रहे हैं, 200 कमांडोज को तैयार करना, और इसको लेकर एक रिपोर्ट भी आ रही है कि 2700 करोड़ का खर्चा 2 पायलट्स को बचाने के लिए किया गया। इसके अलावा B-1 बॉम्बर से 100 से ज्यादा बम गिराए गए। तो ये सारी डिटेल्स जो है, जिस तरीके की पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। हाँ बिल्कुल, देखो गोलिका इसमें कोई नहीं, ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो था ये काबिले तारीफ है, इसमें तो कोई शक। इससे पहले मैं ये बताऊं कि वाकई ये लड़ाई जो है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पहुंच गई है, और कहीं ना कहीं मुझे अभी लगता है कि ईरान का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, और ईरान ने इस लड़ाई को जो एक प्रकार मिलिट्री वॉर से मिलिट्री इकोनॉमिक वॉर बना दिया, एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर, क्योंकि उसने 2 चीजें की हैं जिससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। एक तो इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा गई, 20% ऑयल जाता है, और जिस देश को जाना चाहते हैं उसको छोड़ते हैं, जिसको नहीं उससे कई पैसा भी वसूल लें। और दूसरा जो इसने मिडिल ईस्ट के अंदर जो बेसिस थी अमेरिका की, उन देशों पे हमला किया है, और उन देशों के भी उसने गैस एनर्जी को भी किया है, और कहीं ना कहीं उसके टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर ये ब्रिजेस की बात हो रही है, अगर ये ब्रिजेस पे हमला होगा और पावर प्लांट के ऊपर हमला करेगा अमेरिका, तो फिर ईरान भी पलटवार करेगा, और इन देशों के अंदर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं इनके सब का एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर देगा। और डिसैलिनेशन प्लांट जहां पर पानी के लिए आप, क्योंकि ये पानी 60 से 70% समुद्र का पीते हैं, उस पर भी करेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा करेगा अमेरिका। अगर ऐसा करेगा तो ये एक सुसाइड है, क्योंकि अमेरिका तो जो हमले करेगा वो तो ठीक है, इतना ज्यादा ईरान के ऊपर नुकसान होना बाकी नहीं रह गया, मगर ये मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर बहुत नुकसान होगा। जो बात आपने की कि ये जो ऑपरेशन हुआ वाकई काबिले तारीफ है। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि अमेरिका की अपने जवान को पीछे नहीं छोड़ते, और ये ऑपरेशन की जैसे जैसे चीजें आ रही हैं वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मिलिट्री हिस्ट्री में इसको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से देखो, मैं थोड़ा सा हुआ क्या है कि जब ये 2 पायलट हैं, एक प्रकार से जो FE जिसको 15 ईगल बोलते हैं, वो एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल हिट करती है और वो वेस्टर्न जो ईरान के अंदर गिराए जाते हैं। अब ऐसे इलाके के अंदर एक बात तो माननी पड़ेगी, कहीं कह रहे थे ईरान का एयर डिफेंस अच्छा नहीं है, मगर ईरान ने मार गिराया, मगर उसके बावजूद इन्होंने उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया। ये बहुत ही काबिले तारीफ है। इसमें 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें भी सीखनी है एज ए इंडिया, कि उन्होंने क्या किया है कि अपने 200 कमांडो लगाए, C-13J जो एरोप्लेन था उसको इन्होंने पहाड़ी इलाके में वो एक प्रकार लैंड कराया, हेलीकॉप्टर लेके आए, और कहीं ना कहीं जैसे एक पायलट के पास 4 चीजें होती हैं, एक तो होता है GPS जिससे उसकी एक लोकेशन पता लगती है, एक उसके पास होता है सैटेलाइट टेलीफोन, और एक सर्वाइवर राशन। एक पायलट ये पहले करके और एक पायलट जो कल किया है, मुझे लगता है वाकई। और देखो चीज ये माननी बहुत पड़ेगी, डिटेल्स, बहुत बारीकी से जो डिटेल्स सामने आई है, बेहद दिलचस्प डिटेल्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी है कि जिस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। विजय राणा जी, क्या मीडिएशन हो पाएगी? क्योंकि ये अब यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये आज का तो है नहीं, 1979 से चला आ रहा, 1979 से चला आ रहा है, और अभी भी सिचुएशन अब तो और ज्यादा खराब होती जा रही है। क्या ये कभी खत्म होगा या फिर ये लंबा ही चलता रहेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मीडिएशन के लिए सबसे पहले एक डेडलाइन जो उन्होंने ट्यूसडे रात की रखी हुई है, तो यदि कोई मीडिएशन होना है तो उससे पहले होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई संभावना है। जो स्टिकिंग पॉइंट है वो हमें देखने की जरूरत है, जहां मीडिएशन के जो रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। एक
ईरान से यह मांग की जा रही है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिवियरली लिमिट करे। पहले भी ये मांग थी, बहुत समय से ये चलती रही है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सका है। दूसरी बात, जो इस बार जो खास तौर से एक नई मांग जो प्रेक्षक बता रहे हैं, हालांकि ऑफिशियली तो इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो कूटनीतिक सूत्रों से जो चीज आ रही है वो ये कहे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल पे भी ईरान को कंट्रोल करना होगा। एक ये ऐसी शर्त है जो ईरान कभी नहीं मानेगा, क्योंकि फिर उस क्षेत्र में लॉन्ग रेंज मिसाइल केवल एक ही देश के पास रहेंगी, वो है इजराइल। तो ईरान को कम से कम ये इस तरह की शर्तें, जो एक तरह से ह्यूमिलिएशन होगा, जो एक सरेंडर होगा, ईरान को ये चीजें स्वीकार नहीं होंगी। तो इसके अलावा ईरान की जो मांग है, ईरान कहता है कि हमारे यहाँ आपने जो तहस नहस किया है उसका हमें हर्जाना चाहिए, जो नुकसान पहुंचा है उसका हमें हर्जाना चाहिए, क्योंकि ईरान भी तो जब समझौता करेगा अपनी कुछ शर्तें रखेगा ना, तो उनकी सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले आप हर्जाना दीजिए। दूसरी बात, ईरान ये कहता है कि हॉर्मुज पर मेरा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जो शायद अमेरिका इस बात को भी नहीं मानेगा। और तीसरी ईरान की जो मांग है वो ये है कि हमारे नेतृत्व को और अधिक निशाना नहीं बनाया जाए। और अमेरिका को ये भी बात स्वीकार नहीं, क्योंकि आज ही जो IRGC के इंटेलिजेंस चीफ हैं माजिद खादेमी, उनको आज निशाना बनाया गया और उनकी आज हत्या कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के स्टिकिंग पॉइंट इतने हैं। इसके अलावा हमें देखें ट्रंप की मानसिकता क्या है। ट्रंप ने जो कल ट्वीट किया है जिसमें गालियां दी गई थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, तो ट्रंप लगता है कि बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, वो गुस्से में है। उनकी अब तक की जो व्यापारिक और राजनीतिक करियर रहा है उसमें वो उनकी एक ही नीति है, माई वे और हाईवे, जो मैं चाहता हूं वो होना चाहिए, जो अब नहीं हो रहा है ईरान की वजह से। और लगता है कि उनके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, और उनके सामने संभवतः स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एक ऑपोजिट पोल्स की तरह दोनों की शर्तें हैं, जो अमेरिका चाहता है वो ईरान नहीं चाहता है, और जो ईरान चाहता है वो अमेरिका उस पर कभी एग्री नहीं होगा। शोएब चौधरी जी, पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पर आ रहा है, जो खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान बकायदा एक प्लान तैयार किया है जो दोनों कंट्रीज को पेश किया गया। क्या लगता है कि इतना कैपेबिलिटी पाकिस्तान में है कि वो दोनों के बीच में मीडिएशन करा पाए? क्योंकि कुछ दिन पहले भी खबरें चली थी, उसके बाद ठंडे बस्ते में चली गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद गुनिका जी। देखिए, पहले दो तीन चीज, आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ, हम इसके जरिए मैं दो तीन चीज क्लियर करना चाहूंगा आपकी इजाजत लेके कि ये जो अभी चल रहा है जंग, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ईरान है। कि ईरान ने हमास को देके, हिजबुल्लाह को देके, हौतीस को देके, मिडिल ईस्ट में, इजराइल में जो आतंकवादी फैला है सालों तक, इसके नतीजा में अभी ये जंग चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कुछ कर रहा है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इंडिया के अपनी पॉलिसी है, कहते करेंगे इंडिया डज नॉट इंटरवीन इनटू अदर्स अफेयर्स। और इंडिया की ईरान में भी इन्वेस्टमेंट है, इजराइल में भी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया की सबके साथ दोस्ती, अच्छी दोस्ती है। तो इंडिया कैन नॉट एक्ट लाइक पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया इज नॉट ए रोग नेशन। अभी पाकिस्तान के बाद आपने जो पूछा गोनिका जी, देखिए मैंने उसी दिन कहा कि पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ टेररिस्ट कंट्री, और पाकिस्तान जो आतंकवादी है, आतंकवादी के साथ कोई भरोसे नहीं होना चाहिए कि ये आतंकवाद को और भी फैलाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की कोशिश रहेगी ये जंग और भी चलता रहे, तो दैट ये पैसा लेते रहे अमेरिका से, सऊदी से, यहाँ से वहां से। ये पाकिस्तान का यही काम है। अभी व्हाट इज गोइंग टू हैपन गुनिका जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी देता है, जैसे सम्मानित पैनल साहब ने कहा कि जो लैंग्वेज में वो ट्वीट किया है, इट शोज हिज मेंटल इंसैनिटी, पागल आदमी की तरह। मगर एक बांग्लादेशी होते हुए मैं बहुत खुश हूँ कि ट्रंप पागल हो गई, तो ट्रंप ने कोशिश किया हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, अमेरिका ने कर नहीं सका, तो हमें जब नुकसान पहुंचाने की किसी ने कोशिश किया, उसको नुकसान देख के मुझे खुश होता है। मगर इजराइल के नुकसान देख के मुझे खुश नहीं होता है कि इजराइल इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट एंड ईरान इज अ टेररिस्ट नेशन। Iran is a terrorist nation. Iran does not have any right to exist in this world. ईरान को तबाह करना चाहिए और करेगा भी, मगर ये ट्रंप नहीं कर सकेगा, क्योंकि ट्रंप जो बार बार धमकी चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, डेफिनेटली ही इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड, ये पागल हो गई, ही इज मिसलीड, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू। अभी जो हो रहा है, कल कुछ नहीं होने वाला है, कुछ अटैक भी नहीं होगा, आप देखेंगे फिर से ये डेडलाइन चेंज करेगा, और ट्रंप के जरिए अमेरिका का जो वीक साइड है, बहुत ही वीक, अमेरिका जो कहते हैं कि ये दानव है, ये वो कुछ भी नहीं है।
ठीक। वो समझ रहे दुनिया। तो लगभग आप रशिया सभी का देखकर यही हंस मानना है रहे कि हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक सिर्फ सेकंड, खोखली धमकियां एक दे रहे हैं, सेकंड, कुछ एक नहीं होने सेकंड। वाला अगले 48 घंटे में। लेकिन रिजवी जी, जिस तरीके का ये ऑपरेशन चलाया गया, अपने पायलट को सुरक्षित वहां से निकाल कर ले गए, और ईरान जो अटैक कर रहा है लगातार मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, इसमें कुवैत है, बगदाद है, यूएई है, और तमाम कंट्रीज की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंच रहा है। जी, पहले तो हमारे मित्र जो बांग्लादेश से थे वो फायर कर रहे थे कि ईरान सपोर्ट करता है आतंकवाद को। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूँ इन शॉर्ट कि देखिए, जो हमास है वो अपने मुल्क के लिए लड़ रही है, अपनी जमीन के लिए लड़ रही है, वो अपनी अवाम है, वहां की जनता है। आप सुन लीजिएगा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। फिर जो है आ जाइए लिबनान पे। लिबनान जो है, वहां की अवाम, वहां की जनता जो है वो अपनी जमीन के लिए लड़ रही है। आए दिन जो इसराइल जो अपना प्लान, पूरी दुनिया को मालूम है मैडम, हमारे और आपके कहने से नहीं हो जाएगा, पूरी दुनिया को मालूम है कि जिस तरह से वो एक्सपांड करना चाहता है। अब तो ये रिपोर्ट खुल के आ गई है ना सामने कि वो एक्सपांड करना चाहता है, जिसमें लेबनान है, सीरिया है, ईरान है, सऊदी के पार्ट्स है, इजिप्ट है, बहुत सी है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि बेवकूफी है एक तरह से कहना कि ईरान आतंकवाद का सपोर्ट करता है। सादा कैसा सपोर्ट करेगा? वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, एक चीज। और दूसरी चीज मैडम मैं ये बताऊं कि अगर ये कह रहे हैं कि ईरान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, अमेरिका कौन सा पुण्य कमा रहा है? अलकायदा को किसने इजाद किया था? किसने वजूद में लाया था अलकायदा को? तालिबान को किसने बनाया मैडम? ISISI किसने बनाया? अभी जॉकेंट का जो पिछले हफ्ते का इंटरव्यू वो सब देख सकते हैं। तीसरी और बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूं मैडम कि ये जो 13 बेसिस, 15 बेसिस, 17 बेसिस जो गल्फ कंट्री में बनाया था, ये किसको घेरने के लिए बनाया था? अमेरिका और इसराइल ने। तो मैडम ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया, पब्लिक भी समझ रही है। आतंकवाद को नहीं सपोर्ट करता ईरान। अगर आतंकवाद को सपोर्ट करना होता तो बहुत सी चीजें हैं, वो किस तरह मुकाबले में रिटेलिएट करता है। बहरहाल मैं शॉर्ट में आपके सवाल पे आ जाऊं मैडम। जो आपने कहा कि कल जो परसों जो इन्होंने अपना किया है हेलीबॉर्न, जिसको कहा जा रहा है, जो कि हेलीबॉर्न नहीं था, ईरान के ऑफिशियल साइट ने उसको रद्द किया है, कोई हेलीबॉर्न नहीं था, जिसमें इन्होंने 2 C-130 गवाए हैं और 2 हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक गवाए हैं। ये कोई उसकी बात नहीं है। देखिए, 4 रोज पहले जो ईरान ने 4 रोज पहले इनके F-35 को मारा, F-15 को मारा मैडम, और जो है A-10 को मारा, जिसकी बात नहीं होती है, KC-135 को जो इमरजेंसी लैंडिंग किया गल्फ कंट्री में, ईरान ने बहुत चौंकाने वाला 4 दिन पहले जो ईरान ने, जिसपे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये था कि मैं ईरानी स्पेस पे पूरा काबू रखता हूं, तो उसका जवाब दिया, और उसके 48 घंटे में ईरान ने जवाब दिया। ये आप ट्वीट में देख सकती हैं। तो ईरान ने जो मारा है इनके स्पेस में, जो 4, 5, 7, और इनके शेयर्स जो गिरे दड़दड़ा के, और इनकी वेपन्स डील कैंसिल हुई है, तो उसके छुपाने के लिए मेरी नजर में, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं, और जैसा कि एनालिसिस किया मैंने यहाँ के न्यूज, लोकल न्यूज का, उसमें यही सामने आ रहा है कि इसमें कोई डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं थी, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। रेस्क्यू था तो वो सामने नहीं आया, वो किस तरह से जख्मी है। और लास्ट पॉइंट मैडम कि कितनी कैजुअलिटी हुई है इस जो 4 C-130 को मारा है और 2 ब्लैक हॉक को मारा है, उसमें कैजुअलिटी कितनी हुई है अमेरिकन की, ये डिटेल सामने नहीं आई है। थैंक यू। ठीक है, तो दोनों तरफ से अलग अलग पक्ष तो रखे जाते हैं। वो कुछ कहेंगे तो आप डिनाई करेंगे, ईरान डिनाई करेगा, और ईरान कुछ कहेगा तो अमेरिका डिनाई करेगा। लेकिन विनय शुक्ला जी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अब इसका खुलना कितना जरूरी है? क्योंकि ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि जब तक सीज फायर होगा तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा, जब तक पूर्ण युद्ध विराम नहीं होगा तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा, और अमेरिका और इजराइल के जहाजों को तो वहां से निकलने ही नहीं दिया जाएगा। अब ईरान जो है उसने अपनी शर्तें लगाई हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है। ईरान का इस हॉर्मुज़ के मामले में पराधारी है, और ईरान का हक भी है कि एक किसी तरह से अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए, ताकि दूसरे कंट्रीज भी महसूस करें इसको। तो वैसे ये कहा जा रहा है कि कल जो है 15 जहाज हॉर्मुज़ से निकल चुके हैं, उसमें कुछ जापान के भी थे, फ्रांस के भी हैं। और तो ईरान ने मतलब ये इंडिविजुअल बातचीत करके जो है कंट्रीज के साथ तो कह दिया है कि ठीक है, आप ले जा रहे हैं, मतलब अमेरिका का नहीं है, इजराइल का नहीं है जहाज, आप ले जाइए। तो धीरे धीरे तो ईरान ने एक तरह से तो ये कर दिया है कि पूरी तरह से बंद नहीं किया है
क्योंकि आपको मालूम ही है कि उन्होंने खुलकर बयान दिया था कि दोस्त कंट्री जो हैं, जो नॉट एनिमी कंट्री, तो वो ले जा सकते हैं वहां से। पर आगे देखिए, ये तो अभी हम बहुत शुरू में है और पता नहीं क्या आगे होगा। तो क्योंकि अगर रूस की तरफ से देखा जाए तो रूस का फायदा हो रहा है कि ठीक है, दाम बढ़ रहे हैं ऑयल के, तो रूस के सब वो हो रहा है, पर इसका लॉन्ग टर्म में रशिया पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, मेजर सिवाज, कितना डिफरेंस होता है जैसे यूएस आर्मी ने जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया, यूएस आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग में और आईआरजीसी के जवानों की ट्रेनिंग में कौन ज्यादा अगर शक्तिशाली कहें तो दोनों में से कौन रहता है ट्रेनिंग के हिसाब से? देखो गोलिका, ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि आईआरजीसी जो है वो बहुत अलग तरीके से लड़ती है। जो इनकी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ये कि ईरान की एक आर्मी है, वो उसके ऊपर भी है और उनका तरीका लड़ने का काफी अलग है। और अमेरिका की एक डेमोक्रेटिक कंट्री, उसने अपनी जो आर्मी को तैयार किया है, मैं यही कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन उन्होंने रेस्क्यू किया फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, और भारत के लिए भी वो बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हम भी इससे सीखें। मगर इससे कतई यही नहीं है कि भाई जो अमेरिका की पोजीशन यहां अभी अच्छी है। अभी जो पोजीशन अगर आप लड़ाई को देखें तो वाकई कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को हल्के में लिया। उन्हें सोचा था कि आयतुल्लाह खमैनी मारे जाने के बाद ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, मगर उनको ये नहीं पता था कि जितने इनके पास जमावड़ा है, स्पेशली एक प्रकार से मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का, कि वो अभी भी मुझे लगता है अगले 3-4 महीने तक लड़ सकते हैं। ये तो है, ये सरप्राइज है। मगर मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो हिजबुल्लाह, हूती और हमास हैं, ये एक प्रकार प्रॉक्सीज हैं और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई शक नहीं हो चाहिए। हमास एक जो सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है और ये जो हिजबुल्लाह और होती हैं ये शिया। देखो, जो एक्शन इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को किया था हमास ने इजराइल में, उसको आप नकारा नहीं कर सकते। वो एक प्रकार टेररिस्ट एक्शन था। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो जिस प्रकार से आप लड़ाई हो रही है, मुझे लगता है ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पहुंच के जो बात हो रही है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता उसके लिए, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को पड़ेगा। और कहीं बात हो रही है रशिया को इनडायरेक्टली फायदा इसलिए हो रहा है, उसका ऑयल बिक रहा है, उसकी इकोनॉमिक सैंक्शन बाय एंड लार्ज हटकी है, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके हथियार बिक रहे हैं। और अमेरिका को भी इनडायरेक्टली कहीं फायदा हो रहा है, अमेरिका का ऑयल बिक रहा है, अमेरिका के इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। मगर अमेरिका के जो लोग हैं, जो वहां अवाम है, उसको बहुत चोट लगी है। इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की आज अप्रूवल रेटिंग सबसे लो है, और वो कहीं ना कहीं मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, इनको एक प्रकार इसका नुकसान सहना पड़ेगा। तो यह सच्चाई है, यह लड़ाई रुकनी चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इतनी बड़ी गलती करेगा कि पावर प्लांट पे हमला करेगा ईरान का। अगर ईरान पे पावर प्लांट पे हमला किया तो ईरान जो है, ये जितने भी एनर्जी के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको तबाह कर देगा। और वो तबाह होते हैं तो बहुत ही नुकसान होने वाला है वर्ल्ड की इकोनॉमी को। दूसरा, एक यूएई की बात आती है। ईरान यूएई को क्यों टारगेट कर रहा है? वहां पर ज्यादातर अमेरिका और इजराइल का काफी इन्वेस्टमेंट है, और वहां पर जो ये टेक कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके भी एक हेडक्वार्टर है। तो इसलिए आप देखें दुबई और अबू धाबी को सबसे ज्यादा हिट किया जा रहा है। ठीक है वोनिका। ठीक है पूर्णिमा जी, कितना इंपैक्ट पड़ रहा है यूएस की भी इकोनॉमी पर? क्योंकि ये जो ऑपरेशन हुआ, इसी में ही 2700 करोड़ रुपए का जो एक रिपोर्ट के मुताबिक खर्चा आया है। इसके अलावा और भी डेली ही कितना करोड़, कितना अरब करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है इस वॉर में अमेरिका की तरफ से। क्या अमेरिका की इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अमेरिका की अभी जो नेशनल डेफिसिट है वो सीलिंग पहुंच चुका है $39 ट्रिलियन। बाय द एंड ऑफ दिस वॉर ये $40 ट्रिलियन हो जाएंगे। आपको लगता है कि हम अमेरिका एक्चुअली पे बैक करेंगे? ये नहीं, हमारे जैसे लोग जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल है, दे आर द वन हु इज गोइंग टू पे। आज ऑलमोस्ट 13-14 मंथ्स हो गया डोनाल्ड ट्रंप आते हुए। अभी यह वॉर तो छोड़ ही दिया। आपने देखा है डोनाल्ड ट्रंप और उनके पार्टी और हमारी पार्टी जीओपी, रिपब्लिकन पार्टी, आप बोले एक गैस, ग्रोसरी, एनर्जी, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ये जो पंगा चल रहा था, जिसके लिए उन्होंने लिटरली कैंपेन चलाया था, जिसके लिए प्रेसिडेंटशिप के लिए लोग ने ओवरवेलमिंग वोट किए थे उनको, आज उसका कोई एजेंडा आप देख रहे हो? एक पोस्ट आती है उनका नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने 2 पोस्ट का
याद दिला दूं, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, एक किया था कि ये तेल कब बढ़ रहा है, हमसे खरीदो, और वहां से किसी और से नहीं खरीद रहे तो हमसे खरीदो, हमारे पास बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, उन्होंने पोस्ट स्पेसिफिकली किया था कि जब तेल का प्राइस बढ़ता है वी मेक प्रॉफिट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्राइमरी एंड सिंगल गोल ऑफ अमेरिका इज। डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्रिएट नहीं किया, ही इज द मैनिफेस्टेशन of America's karma. He actually wants to make profit and war is a profitable business here. ये जहां जहां पे जाके डिस्टेबलाइजेशन कर सकते हैं वहां से वो लिटरली पैसा बनाते हैं। विद इन दिस 34-35 डेज ऑल्सो उन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे और ऑलरेडी एक डील का सामने आया है 16.5 बिलियन इन द जीसीसी विद द जीसीसी कंट्रीज। ये आर्म्स के साथ साथ तेल भी बेचेंगे। दिस इज एग्जैक्टली वेयर अमेरिका वांट्स टू गो। अपना यहाँ पे बेचने के लिए कुछ नहीं है, इट्स इंपोर्टेड कंट्री। सब कुछ हम चाइना से और इंडोनेशिया से, बांग्लादेश से बना के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी लोग बेल्ट नहीं बनाएंगे बैठ के, जूते नहीं बनाएंगे, कपड़े नहीं सिलेंगे, जीन्स नहीं बनाएंगे, लेकिन वो अमेरिकन ईगल का एडवर्टाइज आपको याद नहीं है? वो जाके वो सिडनी स्विनर जो भी है उसके एड में अपना पेट्रियटिक एजेंडा दिखाते हैं। ठीक है पूर्णिमा जी, अमेरिका को फायदा हो रहा है और जो पे बैक करेंगे वो आम लोग करेंगे, और पे बैक जो दुनिया के बाकी देश है वो भी कर रहे हैं। जिन देशों में गैस तेल की किल्लत चल रही है, जिन देशों पर गैस और तेल पहुंच नहीं पा रहा है। विजय राणा जी, जिस तरीके से पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात हो रही थी वो तो बंद था ही, लेकिन अब बाल मंदेब वो भी बंद है। शोएब जी, बाल मंदेब अगर बंद हो गया, कितनी किल्लत हो सकती है खासतौर पर एशियन कंट्रीज के लिए? तेल और गैस अगर उन रास्तों से आता है तो अगर वो रास्ता भी बंद हो क्या, तो फिर क्या सिचुएशन हो जाएगी? मोनिका जी देखिए, ये जो जंग चल रहा है इसके एक ही मकसद है, मैंने फिर से कहता हूँ कि अमेरिका का इकोनॉमी बहुत ही खराब हालत में है। जैसे पूर्णिमा जी बता रहे थे, $40 ट्रिलियन इसका कर्जा है। सो अमेरिका को अभी, जैसे आप जानते हैं, हमारे देश को भी कठपुतली बैठाया था अमेरिका ने, और हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज को ले जाने की कोशिश किया, एग्रीमेंट किया, और अमेरिका के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एक सोयाबीन एक्सेट्रा, ये जबरदस्ती हमें खरीदने में मजबूर किया ज्यादा कीमती के प्राइस में। तो अभी जो ये सिचुएशन चल रहा है पूर्णिमा जी, दिस इज नॉट अ वॉर बिटवीन अमेरिका, इजराइल एंड ईरान। इन वन साइड इट इज अमेरिका एंड इजराइल, and on the other side is Iran and covertly China. China is also in the war, covertly, not openly. तीसरी, मगर असल बात है कि ये जंग है जो चल रहा है अब ईरान में, ये जंग को, it is no more America versus Iran जंग, it is a सुन्नी versus शिया जंग। जो शिया देश ईरान ने सुन्नी दुनिया के साथ ये जंग शुरू कर दी, इसके लिए सऊदी अरब अटैक, ये वही अटैक सब दुनिया, तो ये शिया सुन्नी के जंग हो रहा है। और पाकिस्तान जैसे एक आतंकवादी मुल्क आर्सनिस्ट आग लगाता है, आग बुझाता नहीं है। भारत आग बुझाता है, बुझाने की अभी कोशिश भी कर रहा है, मगर नॉट ओपनली। भारत हैज हिज ओन स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग द थिंग्स इन द राइट वे। नरेंद्र मोदी इज नॉट डोनाल्ड ट्रंप, ये हॉट हेडेड पर्सन है नहीं। तो अगर कोई देश इसको सॉल्व कर सकेगा पूर्णिमा जी, इंडिया कैन सॉल्व, एंड इकोनॉमिक जो रिपरकेशन जो दुनिया को आने वाला है, इसे बचा सकता है एकमात्र भारत। पाकिस्तान जब तक इसमें रहेगा ये जंग चलता रहेगा। पाकिस्तान विल इंस्टिगेट ईरान इन वन साइड and instigate America on another. Pakistan is the main problem in this war. ठीक है शोएब जी, बाल अल मंदेब को लेकर समझना चाहूंगी विनय शुक्ला जी, अगर ये बंद हो जाता है, क्योंकि इसको लेकर हुती विद्रोहियों की तरफ से धमकी दी गई है कि इसको भी बंद कर दिया जाएगा, अगर वो बंद होता है कितना बड़ा इंपैक्ट ये बाकी कंट्रीज के लिए हो सकता है? देखिए, अगर ज्योग्राफी को देखा जाए तो वहां तो वो यूरोप की तरफ, पश्चिम पर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों जो है भारत वगैरह जो देश हुए इंडोनेशिया एशिया के हैं, उनके तो हॉर्मुज ही है, क्योंकि वहां से रूट नहीं जाता, ये रूट जाता है यूरोप के लिए, तो उनको नुकसान होगा। हमारा इतना नहीं होगा, क्योंकि एक तो आज भी देखिए हर हालत में वो बंद होने की हालत में भी फिर भी धीरे धीरे कुछ तो जा रहा, भारत को भी आ रही है, गैस भी आ रही है, टैंकर निकल रहे, तो ये सब ये यूरोप के लिए है। और ये धमकी जो खास तौर से दी गई है कि यूरोपियन यूनियन को दी गई है, जो
चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि युद्ध में नहीं जैसे प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड ने अनाउंस किया कि हमारी दिस इज नॉट आवर वॉर, ठीक। तो इसलिए ये जो है इसको वो उनकी चिंता है, हमारी नहीं है। रिजवी जी, एक छोटा सा कमेंट, क्या ईरान मीडिएशन के लिए मानेगा? ये जो प्लान एक चल रहा है चर्चा में कि 45 दिन का सीज फायर होगा, उसके बाद फिर सेकंड स्टेज में होगा कि युद्ध विराम हो जाएगा, क्या ईरान मानेगा? एक छोटा सा जवाब, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही। देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के मीडिएशन से कुछ होगा, और ईरान मानेगा इस शर्त पे कि ईरान पे दोबारा हमला ना हो, दोबारा अटैक ना हो, जो दूसरी जगहों पे जो इन्होंने किया है उस तरह से दोबारा ये, क्योंकि देखिए ईरान एक जो है मॉडर्न कंट्री है, और अंडर डेवलपिंग होने के बावजूद यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है और जो यहाँ पे सिविलाइजेशन है, यहाँ पे जो कल्चर है, ये बहुत अच्छा कल्चर है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।